अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, स्पेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से रेस प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें कहते हैं कॉस्मिक रेस। चाहे वो सुपरनोवा की वजह से हों, चाहे किसी स्टार की डेथ या बर्थ की वजह से हों, या ब्लैक होल की वजह से हों, तो वो रेस कॉस्मिक रेस कहलाती हैं। वही कॉस्मिक रेस जब हमारी अर्थ की तरफ बढ़ती हैं और हमारे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर से टकराती हैं तो इस किस्म का एक फिनोमेना देखने में आता है, जहाँ पर एक रिएक्शन होता है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है। और जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं ना शावर से, बिल्कुल इसी तरीके से पार्टिकल जो है वो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर से टकरा कर अर्थ की तरफ मूव करते हैं। और इनके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शावर्स। यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शावर्स हैं, इनको जो है वो हमारे पास एक ऑब्जर्वेटरी स्पेस बनी हुई है जहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। मैं क्यों इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वही एक्सप्लेन करेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शावर्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कॉस्मिक रेज में ऐसा क्या होता है कि शावर की शक्ल में पार्टिकल्स गिरते हैं। तो उसके लिए आपको दो बातें समझनी है बच्चों। एक तो आपको समझना है कि पेयर प्रोडक्शन किसे कहते हैं, और उसके बाद समझना है एनाहिलेशन ऑफ मैटर। और ये टॉपिक सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शावर्स को समझना है, बल्कि और बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक पेयर प्रोड्यूस हो रहा है। पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो कि अकर होता है कब, जब एक फोटोन जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है, ठीक है, यानी कि वो हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी होता है और गैमा रेस के थ्रू होता है। बेसिकली वो इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ और ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो जो गैमा रे फोटोन होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। मतलब कि एक गैमा रे फोटोन जब भी गुजरता है किसी न्यूक्लियस के करीब से या मैटर से इंटरेक्ट करता है, तो नतीजे में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के पेयर में। इस वजह से इसको नाम दे रहे हैं पेयर प्रोडक्शन। और वो जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का पेयर होता है बेसिकली वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ठीक है। सो पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमेना कि हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी गैमा रे जब इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ तो नतीजे में वो कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक पेयर में। और वो पेयर होता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। एंड दिस होल फिनोमेना इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि देखो, हर फंडामेंटल पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल पाया जाता है, क्योंकि पहली बार आप लोगों ने सुना होगा एंटी पार्टिकल, तो मैं आपको बता दूं। देखो, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है। जैसे प्रोटॉन है उसका होता है एंटी प्रोटॉन, ठीक है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन है तो एंटी न्यूट्रॉन। हर फंडामेंटल जो पार्टिकल है उसका एंटी पार्टिकल पाया जाता है। अब एंटी पार्टिकल बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास बराबर होता है, जिसका चार्ज बराबर होता है, लेकिन उसका चार्ज होता ऑपोजिट है। बराबर तो होता है, इक्वल तो होता है, बट ऑपोजिट चार्ज है। एक पार्टिकल पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरे पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये ख़ास बात है। जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पर मास दोनों का बराबर है और चार्ज भी दोनों का बराबर है। अभी आप देखिएगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास 1-1e होता है और मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। जबकि अगर पॉजिट्रॉन की बात की जाए तो पॉजिट्रॉन का चार्ज भी देखा आप देखो 1e के बराबर है, बट पॉजिटिव है और उसका मास जो है वो इक्वल है। तो हर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की खास बात यह है कि उसके पास मास इक्वल होता है, चार्ज इक्वल होता है, बट ऑपोजिट होता है। बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे कि पुरानी मूवीज़ के अंदर दिखाते थे ना कि जो जुड़वा होते हैं बेसिकली वो एक दूसरे के एंटी होते हैं, बिल्कुल, यानी दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, आवाज़ भी बिल्कुल सेम होती है, सारी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, बस ये दिखाते हैं कि एक अच्छा है और एक बुरा है। तो बिल्कुल इसी तरीके समझ लो कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, या एक पार्टिकल अगर नेगेटिव है तो उसका एंटी पार्टिकल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये पेयर प्रोडक्शन होती है, तो एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक न्यूक्लियस है, किसी न किसी मैटर का एक न्यूक्लियस है, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा एक गैमा रे का फोटोन। नतीजे में दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा पॉजिट्रॉन होता है। अगर मुकम्मल बात समझें तो आपको ये सब नज़र आएगा कि यहाँ से एक पार्टिकल गैमा रे गुजर रही थी, हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी, और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एनर्जी बराबर है E = HF और ये इतनी सफिशेंट एनर्जी है कि ये पेयर प्रोड्यूस कर सकती है
तो नतीजे में सबसे पहले तो ये पार्टिकल प्रोड्यूस होता है तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर होती है। व्हाट इज़ एम नॉट? एम नॉट है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पिछले उसमें मैंने आपको बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31। ये भी वही है, आप देखो दोनों की रेस्ट मास एनर्जी बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मास बराबर है। रेस्ट मास एनर्जी जो है वो सिर्फ मास पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। बट डिफरेंट क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। रेस्ट मास एनर्जी तो इक्वली होती है क्योंकि वो सिर्फ मास पे डिपेंड करती है, पर काइनेटिक एनर्जी दोनों की डिफरेंट हो सकती है। तो पॉजिट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम के ई पॉजिटिव से जाहिर करते हैं और नेगेटिव वाले को हम के ई नेगेटिव से जाहिर करते हैं। सो ये पूरा फिनोमेना जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है कि जब एक गैमा रे जो है वो किसी मैटर के साथ कांटेक्ट में आती है। कांटेक्ट से मुराद ये है कि ये मतलब टकराती नहीं है, कोलाइड नहीं कहते बल्कि इंटरेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है इस गैमा रे पे, उसके नतीजे में ये गैमा रे फोटोन जो है बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है। और जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वीडियो के शुरू में, जब कॉस्मिक रेज आती हैं हमारे अपर एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंडर आती हैं, तो नतीजे में वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। पर शावर जैसा क्यों बनता है, आगे क्यों बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में आगे चल के, ठीक है जी। अब ये समझ लो कि हमारे पास ये एक फिनोमेना नज़र आ रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो पेयर प्रोडक्शन है वो ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहता है और इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंजर्व रहता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये बताइए गैमा रे पे कौन सा चार्ज होता है? गैमा रे बेसिकली होती है न्यूट्रल, ठीक है। तो इसका मतलब आफ्टर कन्वर्जन भी इसको न्यूट्रल रहना चाहिए। इसी वजह से आप देखो जितना चार्ज पॉजिट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो कन्वर्जन के बाद भी बेसिकली ये क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहा, सही है। दूसरी बात, गैमा रे यहाँ से ट्रैवल करती हुई जा रही है इन एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब इस गैमा रे का जो मोमेंटम है वो एक्स एक्सिस के अंदर है। तो फिर ये ऐसे करके जा रहे हैं दोनों। तो याद रखो अगर यहाँ पर इसके मोमेंटम के हम कंपोनेंट्स बनाएं तो याद रखिए इसके मोमेंटम का एक कंपोनेंट बनेगा एक्स कंपोनेंट और एक कंपोनेंट बनेगा वाई कंपोनेंट, ठीक है। इसके भी मोमेंटम का कंपोनेंट बनेगा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अब गौर से देखिएगा पॉजिट्रॉन का जो वाई कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉन के वाई कंपोनेंट के अपोजिट है, कैंसिल कर देगा। यानी कि दोनों का जो नेट मोमेंटम है वो आपको इसी डायरेक्शन में नज़र आएगा जिस डायरेक्शन के अंदर गैमा रे का था। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम भी कंजर्व रहा, जो मोमेंटम इसका था वही मोमेंटम इन दोनों का मिलाकर है, और एनर्जी भी कंजर्व रहती है क्योंकि यही एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट हुई। आगे मैं वो एक्सप्रेशन में आपको बता दूंगा। दूसरी बात ये समझ लें आप कि जब भी कोलिजन होता है तो जो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, याद रखिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसी होती हैं। पहले भी मैंने आपको समझाया, सिवाय चार्ज के, यानी चार्ज ऑपोजिट होता है, दोनों का चार्ज ऑपोजिट है। अगर एक पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके एंटी पार्टिकल पे पॉजिटिव होता है, अगर एक पार्टिकल पॉजिटिव है तो उसका एंटी पार्टिकल नेगेटिव होता है। तो फिर वही बात है कि जब सम ऑफ चार्ज करेंगे तो बेसिकली ज़ीरो ही आएगा। तो इस बात को जाहिर कर रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहा, और जो एनर्जी है वो तो कंजर्व रहती ही रहती है बच्चों। एनर्जी का कंजर्व रहना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं आपको समझाता हूँ एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो बच्चों सिंपल सी बात है, जो इसकी एनर्जी है वो किस किस में कन्वर्ट हो गई। एक तो ये दोनों पार्टिकल प्रोड्यूस हुए तो दोनों की रेस्ट मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एम नॉट सी स्क्वायर और एम नॉट सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई किस चीज़ के, इलेक्ट्रॉन के, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई पॉजिट्रॉन के, ठीक है। ये रहा पॉजिट्रॉन और ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ कि जो एच एफ है, जो हाई फ्रीक्वेंसी गैमा रे, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है एच, प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो हमेशा बराबर होता है 2m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हम ये बात भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो एनर्जी गैमा रे के पास थी वही एनर्जी टोटल इन पार्टिकल्स के पास होती है, चाहे उनके रेस्ट मास एनर्जी की बात करें या दोनों के काइनेटिक एनर्जीज़ की बात करें, ठीक है। और याद रखना हम बार बार कह रहे हैं सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए,
तो मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? याद रखो, अगर आप चाहते हैं कि आप कैलकुलेट कर लें कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है फॉर पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है तो कितनी होनी चाहिए? देखो, कम से कम वो एनर्जी इतनी तो होनी चाहिए कि वो इन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर सके, चाहे वो मूव ना ही करें, काइनेटिक एनर्जी ना भी हो, पर इन पार्टिकल के प्रोडक्शन के लिए वो जो एनर्जी है वो 2m0c² के बराबर होनी चाहिए। सही है ना, इसके बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अगर वैल्यू कैलकुलेट करें m0c² की तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ, ये होता है, ये तो 2 ही है। m0c² की वैल्यू बेसिकली होती है 0.511 और ये आंसर होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कैसे कैलकुलेट करी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, वो आंसर जूल में आएगा। जूल से फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेसिकली इतना ही आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.511, ये आंसर आता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है फॉर द पेयर प्रोडक्शन, सिर्फ पेयर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो याद रखिए, अगर गैमा रे की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो प्रोड्यूस कर सकता है पेयर को, यानी पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज अगर एनर्जी कम होती है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है मैटर की, उसकी वजह से कुछ भी नहीं होता, बस गैमा रे वहाँ से गुजर जाती है। ठीक है, सो ये तो हो गया पेयर प्रोडक्शन। जैसे ही कॉस्मिक रेज आती हैं, एंटर करती हैं हमारे अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करके पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में ब्रेक हो जाती हैं। पर आगे चल के एक बड़ा ज़बरदस्त फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं एनाहिलेशन ऑफ मैटर, मैटर की तबाही। एनाहिलेट करने का मतलब होता है तबाह होना। तो आपने ये तो देख लिया कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकती है, पेयर प्रोडक्शन में आपने यही सीखा। अब देखते हैं एनाहिलेशन ऑफ मैटर का क्या मतलब है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में एनाहिलेट हो जाएं, और कब होते हैं वो? जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन कोलाइड करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, हर पार्टिकल जब अपने एंटी पार्टिकल से टकराता है तो दोनों तबाह हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सही वर्डिंग में कहा जाए तो एनाहिलेट हो जाते हैं। सो द रिजल्ट ऑफ कोलिजन इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन टू द क्रिएशन ऑफ गैमा रे फोटॉन्स। द जो एनाहिलेशन ऑफ मैटर है उसमें ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो टकरा के बेसिकली एनाहिलेट हो जाते हैं, या आप ऐसा कर लो कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं दो गैमा रे फोटॉन्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का आपस में टकराना और तबाह हो जाना या गैमा रे फोटॉन में कन्वर्ट हो जाना, इसे कहते हैं एनाहिलेशन ऑफ मैटर। जैसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली, इसको हम इस्तेमाल करते हैं PET स्कैन्स में, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कैंसर डायग्नोसिस टूल है, PET स्कैन्स। तो इसमें हम एनाहिलेशन ऑफ मैटर ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है फ्लोरीन, वो इमिट करता है पॉजिट्रॉन को इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और ये जो पॉजिट्रॉन है ये एनाहिलेट हो जाते हैं विद नियर बाय इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करा फ्लोरीन ने, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ने, फिर वो करीब के मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनाहिलेट हो गए और गैमा रेस प्रोड्यूस हो गई अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई। वही गैमा रे फोटॉन्स को डिटेक्टर्स जो है वो कैप्चर करते हैं और डिटेल इमेजेस मिल जाते हैं ऑर्गन्स के, जो कि कैंसर की डिटेक्शन में या ब्रेन की फंक्शन की जो स्टडीज़ होती हैं उसमें काम करते हैं। तो इसका मतलब एनाहिलेशन ऑफ मैटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम यूज़ नहीं करते, बेसिकली हम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे उसको एग्जांपल में रख दिया आपके सामने। फॉर एग्जांपल, ये आ रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और ये एनाहिलेट हुए और इन्होंने गैमा रे फोटॉन को प्रोड्यूस कर दिया। दोबारा से अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं, एनाहिलेट हो जाते हैं और दो गैमा रे फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं। पूरी बात आपको इस किस्म की नज़र आएगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे इसकी रेस्ट मास एनर्जी आपको पता है E0 बराबर होता है m0c² के। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी भी सेम होती है, E0 इज इक्वल टू m0c² के। किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रैवल करेगा पॉजिट्रॉन और किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन, और नतीजे में दो गैमा रे फोटॉन प्रोड्यूस होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। इसका मतलब उनकी एनर्जी भी इक्वल होती है, लेकिन दो गैमा रे फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है
कि यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्व रहा। आप देखिए ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, इसका मोमेंटम नीचे की तरफ है, इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ है, नेट मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, है ना। टकराने से पहले यानी कन्वर्जन से पहले नेट मोमेंटम ज़ीरो है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो गौर से देखो, जो गैमा रेज हैं वो भी तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो नेट मोमेंटम टकराने से पहले टकराने के बाद सेम रहा। ठीक है, चार्ज तो सेम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए, और उनके कन्वर्जन के बाद जब गैमा रेज बनी तो वो भी न्यूट्रल्स हैं। ठीक है, और जो एनर्जी की कंजर्वेशन है वो तो हम आपको बता ही देते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए कन्वर्ट होने से पहले रेस्ट मास एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, रेस्ट मास एनर्जी है पॉजिट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी है पॉजिट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और उसके बाद ये दो HF में कन्वर्ट हो गए, दोनों की एनर्जी को E से जाहिर कर देते हैं। ये दोनों बन जाएंगे m0c², ये भी बन जाएगा m0c²। हाँ, काइनेटिक एनर्जी अलग हो सकती है इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की, और ये बराबर होगा ट्वाइस ऑफ E के। तो ये बन सकता है 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बराबर होगा 2HF के। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक भी ये बात सही रहती है कि एक्चुअली यहाँ पर कन्वर्जन देखने में नज़र आई है कि जो पार्टिकल है बेसिकली वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, जो कि आइंस्टाइन की बात के बिल्कुल सही करते हैं कि एनर्जी और पार्टिकल यानी कि मास और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो भाई जैसे ही कॉस्मिक रेज एंटर होती हैं अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो वहाँ पर देखने में आती है पेयर प्रोडक्शन, फिर वही पेयर आपस में एनाहिलेट होकर गैमा रे फोटोन बनाते हैं, फिर वही गैमा रे फोटोन दोबारा से इंटरैक्ट करती हैं और पेयर प्रोडक्शन करते हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा इफेक्ट देखने में नज़र आता है, जहाँ पे पेयर प्रोडक्शन एनाहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन एनाहिलेशन होता है, और एक शावर की शक्ल में जो है वो अपर एटमॉस्फेयर से नीचे आते हुए नज़र आते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शावर का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल पेयर प्रोडक्शन और एनाहिलेशन ऑफ मैटर के बारे में। इतना ही याद करना है, इतना ही लिखना है, पेपर में भी अगर आ गया। ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।